एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है कारोबार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही हॉट और सेंसेशनल टॉपिक जो है GO111। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक हमारे गेस्ट के साथ जिनका नाम तारिक इमाम है। वो CA और LLB है, इमाम एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भी है। सो इमाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में कारोबार में। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए, थैंक यू। जी इमाम साहब, हम जो ये GO111 जी के बारे में बात कर रहे हैं, जी हाँ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, ये जियो, पहले आपको बैकग्राउंड मालूम होना ज़रूरी है। जी ये दो जो वाटर बॉडीज़ है, दो लेक्स हैं, हिमायत सागर और गंडीपेट, जो जी हैदराबाद के पानी, पीने के पानी के लिए मेन सोर्स हुआ करते थे पहले, क्योंकि आबादी भी कम थी तब। जी तो अब क्या हुआ कि कई सालों से ये मांग हो रही थी कि उसके पीछे का जो एरिया है, ये लेक्स के पीछे का एरिया, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आपको कोई चीज़ बनाना नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, वहाँ से कोई ड्रेनेज लाइंस आके फिर ये पीने के पानी में मिलना नहीं है। फैक्ट्रीज़ अगर डालते हैं तो फैक्ट्रीज़ फिर अपना सारा कूड़ा करकट सारा सब कुछ ये लेक्स में डालेंगे, तो जी जैसा हमारा टैंक बंड का हुसैन सागर हो गया, वो हालत हो जाएगी ये लेक्स की। जी तो ये सेफगार्ड करने के लिए NT रामाराव के ज़माने में एक ऑर्डर पास किया गया था। इसमें ये बताया गया था कि ये जो लेक है, समझिए ये लेक यहाँ गंडीपेट का लेक है, तो गंडीपेट का एक लेक है डाउन लाइन, जहाँ के आप कट्टा बना हुआ है, समझिए आपके लेक का कट्टा बना हुआ है, ये डाउन लाइन है। तो डाउन लाइन में 500 मीटर तक, आधे किलोमीटर तक कुछ एक्टिविटी नहीं होना है। और बैक साइड में, अपस्ट्रीम बोलते हैं उसको, बैक साइड में जहाँ से बारिश होके पानी वहाँ से गिर के ये लेक में आकर भरेगा। तो हर लेक एक कटोरे की तरह होता है, मगर इसको फिल करने के लिए सिर्फ लेक के ऊपर जो पानी गिरता है उससे भर नहीं जाएगा वो। तो उसके पीछे के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो बारिश होती है उससे ये लेक, स्ट्रीम जो रिवर्स वगैरह बन के पानी आके ये कटोरे में जमा होता है, ये लेक में जमा होता है। तो ये जो एरिया होता है इसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जो लेक के पीछे का एरिया होता है सारा। ओके तो ये कैचमेंट एरियाज डिफाइन किए गए थे 1996 में, और इसमें कहा गया था कि ये दोनों लेक्स के पीछे 10 किलोमीटर तक जी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे ये लेक का पानी खराब होगा। तो आप फैक्ट्री सारे बंद कर दिए गए, फैक्ट्रीज पुराने थे तो वो फैक्ट्रीज बंद कर दिए गए, तो सारे एक्टिविटीज़ बंद कर दिए गए ताकि ये पानी यहाँ पे जमा हो। जी अब क्या हुआ है कि जब से TRS गवर्नमेंट आई है, जी इन लोगों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का काफ़ी काम किया है। दूसरे रिवर्स जो गोदावरी और कृष्णा है, जहाँ से 24 घंटे पानी भरता, पानी बहते रहता है ये रिवर्स में, जी तो ये रिवर्स पूरे 12 महीने पानी आता है। तो ये रिवर्स से इन लोगों ने पानी, पीने का पानी हैदराबाद को ला लिया है। ओके और पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो जब ये जियो पास हुआ था 1996 में, 27% ऑफ द पॉपुलेशन को ये दो लेक से पानी सरबराह होता था, पानी पीने के लिए यूज़ होता था। जी अब क्या हुआ है कि जो कैपेसिटी टोटल पानी की है, पीने पानी की सप्लाई करने की कैपेसिटी है, उसका हार्डली 1.25% ही ये लेक से मिलता है। बाकी का 99, समझिए यहाँ से सिर्फ एक सवा बकेट ही मिलता है, जी 99 बकेट दूसरी जगह से ला सकते हैं हम, जी लाना पड़ रहा है। तो ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ गई है हमारी, इसकी वजह से ये लेक्स पानी के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। जी तो अब क्या हो गया कि रहने के लिए भी लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें रिहाइश के लिए भी घरों की ज़रूरत है, हमें ज़रा सिटी एक्सपैंड होने की भी ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर एरियाज़ उधर ज़्यादा हैं, जी तो वो सॉफ्टवेयर एरियाज़ के लिए भी एक्सपैंड होने की हमें ज़रूरत है। जी तो क्योंकि आप सिर्फ 99 में से एक बकेट पानी यहाँ से ले रहे हैं, 99 बकेट बाहर से ला रहे हैं, तो जी आपको इजीली आप जो है पूरे का पूरा वहाँ से सरबराह हो सकता है बाहर से। तो इसका वो वाटर बॉडी का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस कम हो गया है। तो ये बात आपको, ये जियो में जो पुराना जियो है उसमें यही था कि ये वाटर बॉडी है और आपको नहीं बनाना है। तो जितने भी चीज़ अभी तक बने थे वे सारे इलीगल थे, सारे तोड़ दे रहे थे बीच बीच में आके। तो ये जियो को हटाने के लिए काफ़ी गवर्नमेंटों ने कोशिश की, YSR गवर्नमेंट थी तभी भी काफ़ी कोशिश हुई थी। तो फिर जो है ये ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले वो लोग जाके जो है केस डाले कि भाई आप अगर ये निकाल देंगे तो पानी नहीं मिलेगा सिटी को। तो अब जब
ये टीआरएस गवर्नमेंट आई है और नया पानी लेकर आए हैं जी और फ्रेश वाटर लेके आए हैं, दूसरे रिवर से लेके आए हैं, तो सडनली जो है हमारे पास पानी की कैपेसिटी अच्छी हो गई है, जी वाटर सर्विंग कैपेसिटी हो गई, तो इसका काम कम हो गया, जी तो इसीलिए ये जियो का इम्पोर्टेंस कम हो गया है। जी। तो गवर्नमेंट ने ये जियो 111 जो है इसे विड्रॉ कर लिया है जी अ वीक बैक। जी तो ये जियो 111 के बजाय जो न्यू रूल आया है जिसे जी हम 69 बोलते हैं जी हाँ जी, तो इसका क्या महत्व है? जी, देखिए ये जियो 69 नया निकाले हैं, जी ये एक विड्रॉल ऑर्डर है, मतलब जियो 111 एक ऑर्डर पास हो गया, ये स्टेशनरी था, जी उसके बाद से कैबिनेट एक डिसीजन ली थी विद इन टू डेज, जब चीफ मिनिस्टर अनाउंस किए उसके 2-3 दिन में कैबिनेट डिसीजन लिए, जी लेके बोले कि ये हम रिवोक कर रहे हैं ये जियो 111, तो जी रिवोक करने के लिए एक विड्रॉल ऑर्डर निकाले हैं कि ये जी जियो 111 को विड्रॉ करने के लिए हमने ये एक नया जियो निकाला है, गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाला है कि हम जियो 111 निकाल रहे हैं, और वो ऑर्डर में उन्होंने क्या किया कि सारी चीज़ें मेंशन की, पहले तो एक बैकग्राउंड मेंशन करे, जी फिर ये इंस्टॉल कैपेसिटी जो मैं बोल रहा था अभी 1.25, सिर्फ एक बकेट आ रहा है 99 में से यहाँ से पानी, जी बाकी का पूरा बाहर से आ रहा है, ये सब उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि 4-5 पॉइंट उन्होंने मेंशन किए कि ये 4-5 पॉइंट हम इम्पोर्टेंस रखेंगे अब जी जब एक कमेटी बनाएंगे, और ये नई कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दोनों भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको कैसा करना है, आगे कैसा जाएंगे। ये एरियाज़ जो करीबन 1 लाख से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन इसमें फंसी हुई थी, जी अब ये हाउसिंग के लिए फ्री हुई है, रहने के लिए फ्री हुई है, जी तो इसमें से इसको कैसा हम अलग अलग कोशिश करेंगे वो करने की, जी जोन्स में करने के, तो वो करने के लिए इन्होंने जियो 69 निकाल के उसमें बता रहे हैं। जी। तारिक जी, आपने 3-4 पॉइंट्स कहा जी कि 3-4 पॉइंट्स का इम्पोर्टेंस है, जी तो हाँ वो 3-4 पॉइंट्स क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हैं लोग कि ये बोल रहे हैं कि देखिए आप टैंकबंड देखते हैं, हुसैन सागर देखते हैं, जी पीछे जो एरियाज है वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गए हैं, उसके पीछे वहाँ से नाले बह कर आते हैं, ये आके ये पानी को पूरा ख़राब कर देते हैं। जब जी जब गंडीपेट वगैरह सूख भी जाता है ये हमेशा फुल रहता है, मगर इससे इतनी ज़्यादा बास आती है और इतना गंदा रहता है, इसमें तो पीने का तो सवाल ही नहीं है, उसमें कि अगर आप मच्छी भी खाते हैं तो शायद वो जहरीली होगी, जी तो आप ये लेक्स भी वो हालत में नहीं होना है, तो इसके लिए ये चाह रहे हैं कि ये पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट में एक तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वो लोग ड्रेनेज वो सिस्टम का रखना चाह रहे हैं जी कि भाई ये ड्रेनेज सारा एक नाले में जमा होके फिर वो गंदा नाला आके गंडी पेट में नहीं मिलना, हम्म, तो इसके लिए लोग ये चाह रहे हैं कि आपको हर आपके कॉलोनीज़ में अब लोग रूल बनाएंगे, तो अब ये हमारा गैस है कि हर कॉलोनीज़ में ये चाहेंगे कि अगर आप एक कॉलोनी बसा रहे हैं तो उसका एक ड्रेनेज डिस्पोजल सिस्टम रहना चाहिए, उसका एक सेप्टिक टैंक बनना चाहिए, उसके सेप्टिक टैंक के ये मेजरमेंट्स रहेंगे, इतने घर के लिए ये मेजरमेंट रहेगा, इसके ये रूल्स रहेंगे, तो वहीं पे वो पानी हो जाएगा, और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे ताकि आपका वाटर बेड भी कम ना हो जाए, क्योंकि अब ये लेक्स थे तो आपको काफ़ी वाटर बेड सिटी का हो रहा है, तो सेकंड पॉइंट ये है कि वाटर बेड भी आपका वो कम ना हो जाए, जी क्योंकि देखिए आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स में ठहर रहे हैं, आप हमारे घरों अपने घरों में हैं, तो ये सब जगह पानी पीने का तो एक थोड़ा सा आता है, मगर ज़्यादातर हम बोरवेल करते हैं, जी तो जब हम बोरवेल करते हैं तो नीचे ज़मीन में पानी तो होना चाहिए, जी तो ये पानी होने के लिए कहीं लेक रहेगा, कहीं वाटर बॉडी रहेगी, तभी तो वो वहाँ से पानी आपको नीचे भी उतरेगा, ज़मीन में भी पानी आएगा, जी तो ये लोग ये रूल्स निकालेंगे कि ये लेक्स को ख़राब नहीं करने के लिए, और ये नीचे के अंडरग्राउंड वाटर के लिए भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूल्स निकालेंगे ये लोग। जी। सो तारिक जी, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये जो हमने गवर्नमेंट का ऑर्डर अभी सुना है जो 69 उन्होंने विड्रॉ किया है जी 111, तो लोग जो खरीद रहे हैं लैंड्स, जो उनके इर्द गिर्द जो लेक्स है, वाटर बॉडीज़ है, तो लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है उस चीज़ में कि अगर हम ये लेंगे, अगर वो विड्रॉ हो गया जो लीगल आया है, जी हाँ तो उसमें लोगों को बहुत सारे डाउट है कि शायद उनका पैसा फंस जाए, शायद जी उनका जो लैंड कंस्ट्रक्शन है वो रुक जाए, जी तो इससे आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? जी डेफिनेटली, आप देखिए अभी ये टू अर्ली है, जी अभी क्या हो रहा है कि प्रेजेंटली जियो 111 निकाल दिया गया, मगर अभी हाई कोर्ट्स में नए
केसेस जाएंगे, इसके अगेंस्ट में अपील्स होंगे, लोग अपने केस फाइल करेंगे, पब्लिक PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल होंगे, उसकी से सुनवाई होगी। तो ये सब चीज़ें होंगे। हो सकता है और हाई कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर ला ले कि भाई ये सब कुछ रोको, पहले हम ये केसेस डिसाइड करें। ये भी हो सकता है कि आप ये स्टे ऑर्डर आ गया तो फिर ये सारा स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा। स्टे ऑर्डर में क्या करते हैं लोग के, आप ऐसे ही रख दो, सारा कुछ चेंज नहीं करना, पहले हम डिसाइड करेंगे, कोर्ट में केस चलेगा, जब हम देखेंगे। मगर इसमें क्या हो रहा है कि प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है, TRS गवर्नमेंट, ये काफ़ी सिस्टमेटिक जा रहे हैं लोग। ये लोग पहले रिवोक किए हैं, पहले कैबिनेट में रिवोक कर दिए, उसके बाद में फिर एक ये ऑर्डर नया पास करके 69 से इसको विड्रॉल करे 111 को। तो ये लोग बाज़ाब्ता लीगल उसके हिसाब से जा रहे हैं। फिर जैसा ये अनाउंसमेंट हुआ है 111 का, उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि उसी में वही मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अभी चीफ जस्टिस के घर को जा रहा हूँ, मैं उनसे डिस्कस करूँगा क्या करना है। तो शायद ये डिस्कशन में ये आया कि आप ये एक विड्रॉल ऑर्डर भी पास करना होगा, या ये जो है लीगल जो भी काउंसिल्स रहते हैं गवर्नमेंट के, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों से ये हुआ कि आप एक विड्रॉल ऑर्डर भी पास करें। तो ये ऑर्डर पास हुआ है, मगर हो सकता है, चांस है अभी भी कि आपके पैसे फंस भी सकते हैं, क्योंकि आप सडनली सुनते ही लोग रेट बढ़ाना शुरू कर दिए, तो अब आप हायर रेट पे लेंगे तो शायद हो सकता है पैसे फंस भी सकते हैं। मगर एक दूसरी ये है कि लोगों को कि भाई अब अगर नहीं लेंगे तो फिर बाद में नहीं मिलेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं जी। तो कि भाई आज अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि सिटी के करीब का एरिया है, आप देखिए ORR भी वहाँ पे सिटी के काफ़ी क्लोज आ जाती है, सिटी के उतना क्लोज कहीं और दूसरी जगह ORR नहीं है। तो सिटी के क्लोज एरिया आपको सन सिटी एरिया क्रॉस करते अजीज़ नगर आ जाता है आपको, तो अजीज़ नगर, मोइनाबाद, तोलकटा, ये एरियाज़ पूरे ये जियो 111 में कवर होते हैं जी। तो इतने करीब एरियाज़ में आपको इतने कम रेटों में प्लॉट ज़मीन नहीं मिलेगी। आज भी आप जो है एक 200 गज का प्लॉट आपको वहाँ पे 10 लाख के रेंज में, 12 लाख के रेंज में आपको मिल जाएगा, जो कि 200 गज अच्छा डिसेंट एक घर बन सकता है, मल्टी स्टोरी लोगों का घर बन सकता है। तो उतने कम में कभी भी कहीं भी आपको फिर फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो अगर आप वेट करते रह जाएंगे तो आपको वो बस छूट जाएगी आपके जी। तो अलबत्ता ये है कि आप फंस भी सकते हैं। अगर आप फंस गए तो आपके वो 10 लाख, 8 लाख भी हो जा सकते हैं, 5 लाख भी हो जा सकते हैं जी। तो ये भी चांस है आपका, क्योंकि अगर फिर बात जाके लीगल हर्डल्स में वो ग्रीन वाले आ गए, वो लोग बोले नहीं ये ग्रीनरी ख़राब हो रही है, लेक्स ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट्स काफ़ी हद तक लेक्स को प्रोटेक्ट करते हैं जी। और लेक के मामले में कोर्ट्स काफ़ी सीरियस एक्शंस लेते हैं लेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल आपका रेलेवेंट सवाल है कि ये इशू हो सकता है और इसको भी नज़र में रख के आप इन्वेस्ट करें, ताकि आप ओवर भी बढ़ा के पैसे ना दें जी। ओवरली भी बढ़ा के नहीं दें, क्योंकि जो पुराना जियो है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट था। आपको 5000 गज ज़मीन पे, मतलब आपको 1 एकड़ के ऊपर सिर्फ उसमें 200 गज पे बनाने का आपको परमिशन मिलता था, 220 जी। तो बाकी की 5000 गज ज़मीन खाली रखनी पड़ती थी आपको जी। उसमें भी मल्टी स्टोरी नहीं, सिर्फ 200 गज पे एक ही फ्लोर बना सकते थे, तो हार्डली नथिंग था वो। तो उसको अगर वो वापस आता है तो फिर से बहुत मुश्किल होगी। और ये ऑर्डर में भी लोग क्या बोल रहे हैं कि एक कमेटी बनाए हैं, इसमें फिर आप कहाँ पे क्या बनाना है वो ऑर्डर मास्टर प्लान बनाएंगे, तो वो मास्टर प्लान के हिसाब से फिर रेट कम ज़्यादा होंगे। जो एरियाज़ में ग्रीन एरिया रहेगा वहाँ पे रेट कम होगा जी। तो आप बोल रहे हैं ये फुली फ्लेज्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो कि जियो 69 है, ये सिर्फ अभी विड्रॉ किया गया है जी। ये जियो 111 का विड्रॉल है जी। इसके बाद में जियो 69 के अंडर में नए रूल्स आएंगे जी। वो रूल्स जब इम्प्लीमेंट होंगे तो तब पता चलेगा कहाँ बना सकते हैं आप, कहाँ नहीं बना सकते। अब ये माइंड में मत रखिए कि पूरा एरिया खुल गया है, सारे एरिया में हम बना सकते हैं, इतनी ज़मीन हमें मिल गई है, ये गलत है। इसमें भी फिर ग्रीन जोन्स आएंगे जी। आपका मतलब है कि वो लैंड्स अभी अवेलेबल है फॉर बाइंग जी, आप खरीद सकते हैं। इवन जियो 111 के ज़माने में भी आप ज़मीन खरीद सकते थे, रजिस्ट्री भी होगी वो ज़मीनों की, मगर जब आप परमिशन के लिए जाएंगे, बैंक लोन के लिए जाएंगे,
तब आपको मुश्किल होगी कि भाई परमिशन यहाँ पे नहीं दे सकते ये एरिया में, आप फलाना एरिया में जाइए, वही सर्वे नंबर में परमिशन मिलेगा, ये सर्वे नंबर में बिल्डिंग का परमिशन नहीं मिलेगा। इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। और बाज़ जगहों पे आपको ग्राउंड+1 का ही परमिशन रह सकता है, जी बाज़ जगहों पे मल्टी स्टोरी का परमिशन मिल सकता है। अलग अलग जोन्स के हिसाब से अलग अलग इश्यूज रहेंगे उसमें। जी। आपने जैसे इमाम सर आपने बात की थी वाटर बॉडीज़ की, जिसमें जी आपने लेक वगैरह का नाम लिया था। जी तो कौन कौन से वाटर बॉडीज़ की लिस्टिंग है जो जियो 111 के अंडर आ रहे थे? जी जियो ट्रिपल में दो मेन गंडीपेट और हिमायत सागर आ रहे हैं, जी और ये दो मेन वाटर बॉडीज़ हैं। और इसमें लिस्टिंग का इशू क्या हुआ था कि आप जैसा हाई कोर्ट में इश्यूज आ रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, तो इसमें गवर्नमेंट ने दूर अंदेशी से 5 साल पहले ही ये वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की बॉडी के लिस्टिंग में से ये लेक्स के को निकाल दिया था। ओके तो ये लेक्स ड्रिंकिंग वाटर के लिस्टिंग में ही नहीं थे। ओके तो जब आपको बेस ही निकाल दिए, तो उसके बाद में कोर्ट केस में जाके कोर्ट में उसको लिटिगेट करने में भी मुश्किल होती है, उसको रोकने में भी, क्योंकि आपको वो वाटर बॉडी की लिस्टिंग में से ही निकल गया हो। जी तो वो जो लिस्ट में नहीं है, तो आप फिर उसके अगेंस्ट में, आप वो लिस्ट में है तो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। तो 5 साल पहले ही गवर्नमेंट ने होशियारी करके लिस्टिंग में से निकाल दिया जी। तो आप वो वाटर बॉडी लिस्टेड ही नहीं रहेगी, तो उसके अगेंस्ट में आपको कंस्ट्रक्शन रोकने का भी पावर बहुत कम हो जाएगा। जी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कारोबार। आइए बढ़ते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन की तरफ। तारिक साहब, जो अभी ये नया ऑर्डर पास हुआ है जियो 69, तो उसमें आप जोनिंग को कैसे देखते हैं? जी देखिए, जोनिंग होती क्या है ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये नए ऑर्डर में ये बोल रहे हैं कि हम एक मास्टर प्लान बनाएंगे। तो जोनिंग क्या करते हैं, जब मास्टर प्लान बनाते हैं तो मास्टर प्लान में हर एक गांव का नाम रहेगा, उसमें उसका सर्वे नंबर रहेगा, पूरा रहेगा प्लान में। जी आप जाके HMDA की साइट पे देख सकते हैं प्लान। तो उसमें जोन बनाते कि भाई लेक के बिल्कुल पीछे के एरियाज शायद कंप्लीट ग्रीन जोन रहेगा, कुछ बनाने के लिए नहीं देंगे, कोई परमिशन नहीं देंगे। लेक से थोड़ा हट जाएंगे, 4-5 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड कि भाई आप इतना ग्रीन लॉन मेंटेन करिए और इतना बनाइए, तो आपको जो है R3 जोन मिलेगा। R1, R3, R2 ऐसे जोन्स रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि R1 में तो आपको हाई राइज बनाने के परमिशन मिलता है रेसिडेंशियल। R2 में तो आपको विदिन 5 फ्लोर्स तक का ही परमिशन मिलता है। फिर R3 जोन रही तो उसके ऊपर ग्राउंड+2 का ही परमिशन मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा का परमिशन नहीं मिलेगा। तो उस तरह से जोन्स डिफाइन कर दिए जाएंगे, और वो जोन से आपकी ज़मीन की वैल्यू डिफाइन होगी। अगर आपकी ज़मीन हाई राइज जोन में है तो आपको 20-25 फ्लोर अगर आप बना सकते हैं आपके वही 1 एकड़ पे, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी ज़मीन की। अगर आप उसके ऊपर सिर्फ एक ही घर बना सकते हैं 200 गज का, तो उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो आप ख़रीदते वक्त ये भी देखना पड़ेगा, जब इस जियो 69 का कंप्लीट प्लान आ जाएगा तो उसमें कौन सी जोन कहाँ पे आ रही है, वो जोन के हिसाब से आप ख़रीदिए। अब तक क्या होता है, हम लोग जोन्स का कभी ख्याल नहीं किए हैं, उसको जोन्स का इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं। अब देना ज़रूरी है। अब ये कंप्यूटराइज ज़माना आ गया है, बैंक लोनों का ज़माना आ गया है। हम आज ख़रीदते हैं, कल के दिन जो हमसे ख़रीदेगा वो बैंक लोन के लिए जाएगा, रेट्स बढ़ जा रहे हैं। तो इसके लिए जोन का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो आप अच्छे जोन में लेने की कोशिश करिए। आप पूछिए ये कौन से जोन में आता है। R1 जोन में आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, R2 जोन में आता है तो थोड़ा मीडियम चीज़ है, R3 जोन में आता है तो थोड़ा और ख़राब चीज़ है। अगर बायो कंजर्वेशन जोन में आता है, मतलब कि बायोलॉजिकल जो ग्रीनरी है उसको कंजर्व करना है, वैसे जोन में आता है तो वो मुश्किल होती है आपको कंस्ट्रक्शन करने में, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ख़र्चा आएगा। और अब ये जो जियो 111 के एरियाज़ हैं, यहाँ तो कन्वर्जन भी लोग नहीं देंगे जोन्स को। जो जोन्स फिक्स कर दिए हैं वही जोन रखेंगे, और इसको इनिशियली तो काफ़ी सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ग्रीन जोन को भी। जी तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं बढ़ती हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए
ये जोनिंग का जो आपने अभी हमें बताया है पूरा जी सिस्टम R1 R2 R3, जी तो वो हमारे नेशनल हाईवेज को कैसे अफेक्ट होगा? जी देखिए, ये क्या कर रहे हैं लोग कि अभी अप्पा जंक्शन, जो अभी तेलंगाना पुलिस एकेडमी जंक्शन हो गया है, अप्पा जंक्शन से मन्नागुड़ा चौरस्ते तक ये 45 किलोमीटर्स के स्ट्रेच को नेशनल हाईवे बना दे रहे हैं। तो जब भी ये हाईवेज बनते हैं बड़े, तो इसके दोनों तरफ अराउंड हाफ अ किलोमीटर तक ये ट्रांसपोर्ट जोन रहता है। मतलब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करने के एक्टिविटीज़ के लिए ऑटोमेटिकली जोन अलाउड हो जाता है। तो ये जो हाईवे के करीब के एरियाज़ रहेंगे वहाँ पे जोन अच्छी रहेगी। ये आप ज़्यादातर डेवलपमेंट जोन आएगी या जी। मल्टी डेवलपमेंट जोन आएगी, जी। कमर्शियल जोन आ सकती है, क्योंकि आपको ये कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे रहेगी। जी। तो ये एरियाज़ को कमर्शियल देंगे। जी। तो ये आपको जोनिंग अगर देख रहे हैं तो आपको हाईवेज़ के करीब के एरियाज़ में जोनिंग आपको सेफ़ रहेगा, जी। क्योंकि बेटर जोन आएगी, कमर्शियल एक्टिविटी करने की जोन आ सकती है। जी। तो ये एडवांटेज रहेगा। अक्सर ये रहता है कि जो भी नेशनल हाईवेज रहते हैं उसके दोनों तरफ, दोनों साइडों में अच्छी जोन का प्रोविज़न रहता है। तो ये हमारा गैस है कि अच्छा जोन रहेगा दोनों तरफ। जी तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक जी, हम अपने रिवर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि मूसा नदी है। जी इसके प्रोविजंस क्या है, और ये जो रिवर्स है ये हमारे लेक्स को फीड करती है, जी तो इसके सराउंडिंग्स में, इसके इर्द गिर्द में इनका प्रोविजंस क्या है? जी देखिए, अभी तक क्या हो रहा है कि ये आप टांडूर के साइड से जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे बारिश होती है, और ये एक रिवर के फॉर्म में बन के मूसा नदी आपको आकर गंडीपेट में मिलती है, और जी। ये ईसा नदी जो है आपको हिमायत सागर पे मिलती है। जी। तो ये तमाम ये सारी रिवर आ रही है। एक ज़माने में क्या होता, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो एक आदमी चेवेल्ला एरिया से वहाँ से बोट में बैठकर लेक तक आया था। तो ये बताने के लिए कि ये नदी अभी भी अलाइव है, ये एक्टिव है। अगर आप जाके देखते हैं तो ये फीडिंग नदियाँ एक्टिव है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये नदी के आजू बाजू और ये नदी को सेव करने के लिए हम स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखेंगे, या नदियों को ख़राब नहीं करने देंगे। नदियों के करीब में कोई इंडस्ट्रीज़ या कोई ऐसे फैक्ट्रीज़ डाल के वो अपना गंदा पानी उसमें छोड़ रहे हैं, वो चीज़ हम रुकाएंगे करके ये लोग जी। सीरियसली कह रहे हैं। तो जब ये मास्टर प्लान आएगा, ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी ये नदियों के करीब में अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट। जी। और ये नदियों में सूवेज वाटर, और ये क्योंकि क्या होता है, देखिए आप, कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी ये लेक में आता है। तो यहाँ अगर कैचमेंट एरिया में आपको ड्रेनेज वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, और आपको ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है। जी। तो अगर इंडस्ट्रियल पानी, रबर फैक्ट्रीज हैं, उनका रबर का वेस्ट आ रहा है, ये सारा काला पानी आके, ये पानी अगर नदी में मिल जा रहा है और ये लेक्स में आ रहा है, तो आपका सारा लेक और सारी नदी ख़राब हो जाएगी। जी। तो इसीलिए ये नदियों के आजू बाजू भी जोन सारी ग्रीन रहेगी, जी। ये पक्का रहेगा। जी। तो आप ये भी देखें, अगर वो नदी के करीब है तो आप वहाँ से हट जाएं, या वो ज़मीन ना लें, जी। ताकि आपको ये क्लियर रहे कि वो नदी के करीब पे आपको कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जी। तारिक जी, वो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लॉटिंग स्टेटस है, जी हमारे ओल्ड जियो ऑर्डर, हमारे न्यू जियो ऑर्डर, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा प्लॉटिंग स्टेटस का? जी देखिए, क्या हो रहा है ना, ऑलरेडी जो जियो 111 था उसमें ये प्लॉटिंग प्रोविज़न इलीगल था। जितने भी प्लॉटिंग्स हुए तमाम इलीगल थे। तो ये जो इलीगल प्लॉटिंग्स हैं, इन लोगों का स्टेटस स्टिल इलीगल ही रहेगा जी। जब तक कि आप, जब जियो 69 नया जियो आ रहा है, उसके अंदर अगर आप रेसिडेंशियल जोन में आते हैं, तब भी आपका वो पुराना प्लॉटिंग इलीगल रहेगा। उसमें अगर कुछ रेगुलराइजेशन लाती है गवर्नमेंट, तो तब वो रेगुलराइज होके वो प्लॉटिंग रेगुलर हो सकती है, वरना वो प्लॉटिंग हमेशा इलीगल रहेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप रेजिडेंशियल जोन में आपका आ जाता है प्लॉटिंग, समझिए आपके मोइनाबाद चौरस्ते के करीब में, और वहाँ पे रेजिडेंशियल जोन आ गई एग्जांपल, और वो जोन में आपकी प्लॉटिंग आती है, तो आप LRS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के लिए अप्लाई करके आपके प्लॉट को रेगुलराइज कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि LRS भी अलाउड नहीं था। जियो 111 के जितने एरियाज़ है, जितने गांव हैं, तोलकट्टा, मोइनाबाद, ये तमाम, मुडी मियाँ, ये तमाम एरियाज़ में इवन LRS भी अलाउड नहीं था। LRS अगर आप कराने जा रहे हैं तो भी गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे रही थी, क्योंकि आपका वहाँ पे अलाउड है ही नहीं, तो आप रेगुलराइज भी हम नहीं करेंगे करके। तो अब एटलीस्ट आपका रेगुलराइज होना शुरू हो सकता है। जी।
तारिक जी, जो हमारा कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी बिल्डिंग्स है वहाँ पे, जैसे कि अभी आपने बात की है जी इलीगल स्टेटस रहेगा, जी एलआरएस हाँ भी नहीं होता था पहले, जी जो अभी हो सकता है हाँ इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर अगर कुछ भी डिसीजंस हुए तो उसका एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है अभी उस करंट स्टेटस में? अब देखिए एग्जिस्टिंग पहले तो जियो ट्रिपल वन जब से अप्लाई होना शुरू हुआ है 1996 से, जी 1996 से अब तक जो बीच के जो दौरान है इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये तमाम इलीगल है। ये कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में भी ये लोग तोड़ सकते हैं। ओके आप 1996 से पहले जियो से पहले जो बन गए थे बिल्डिंग्स उनका कंस्ट्रक्शन लीगल रहेगा, क्योंकि आपको परमिशंस आपके पूरे 96 से पहले के होने चाहिए। जी अगर पुराने परमिशंस है उस जब के जो सरपंच ने परमिशंस दिए हैं तो वो परमिशंस है अगर आपके पास तो वो आपके अब जोन के हिसाब से आपको लीगल हो सकते हैं। और उसमें भी आपको कुछ रेगुलराइजेशन भरना पड़ेगा, कुछ पेनल्टीज भरने पड़ेंगी और ये बताना पड़ेगा कि हमारा ये पुराना है करके। अब जो बीच में कंस्ट्रक्शन इलीगल बन गए हैं ये आपको हमेशा इलीगल रहेंगे ये तब तक जब तक ये गवर्नमेंट कुछ स्कीम नहीं निकालती है। ये जियो 69 का जब फ्यूचर डिमार्केशंस और प्लान्स आएंगे उसमें अगर कोई रेगुलराइजेशन स्कीम निकाल दी गवर्नमेंट कि बोले भाई अब जितने बन गए उसको तो रेगुलराइज कर दो, फ्यूचर में कुछ नहीं बनना, अगर कुछ ऐसा निकलता है तो जब आपके रेगुलराइज हो सकते हैं। मगर अभी तक तो कोई चांस नहीं है वैसा होने का। और जी अगर वैसा करते भी हैं तो हाई कोर्ट्स मेरे ख्याल से उसको बहुत सीरियसली उसके अगेंस्ट में जाएंगे जी कि आप पुराने को रेगुलराइज नहीं करना करके। जी तो मेरा जो अंदाज़ा है कि फ्यूचर में भी ये एरियाज़ में रेगुलराइजेशन आना मुश्किल है, जी अनलेस अगर आप रेजिडेंशियल जोन में आपकी बिल्डिंग पड़ती है जी तो शायद जब आप बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में कुछ विद इन नॉर्म्स है तो शायद आप उसको कुछ कर सकें, वरना जी तो बहुत मुश्किल है। जी। आपने अपने अंदाजे की बात करी अभी जी हाँ तारिक जी, तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी। जो टीआरएस गवर्नमेंट है हमारे जी तेलंगाना में, और आपने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा भी थोड़ी देर पहले कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में जा रही है, जी बहुत ही लीगली वे में जा रही है, तो हर चीज़ प्लानिंग के तौर पे हो रहा जी है। हाँ तो आपको क्या लगता है जो ये विड्रॉल आया है, जी ये जो जियो आया है विड्रॉल का, वो हमारे गवर्नमेंट या फिर तेलंगाना स्टेट के लिए बेनिफिट रहेगा या फिर वो कुछ और फोर्स ही कर रहे हैं नियर फ्यूचर में? देखिए काफ़ी बेनिफिट होगा, जी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में बेनिफिट होगा। अब कैसा हो रहा है देखिए, गांव में बच्चे पढ़ते हैं, आपको वो डॉक्टरी कर लिया, एमडी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया वो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो गांव में वो फिर खेती ही करना पड़ेगा उसको, गांव में कोई उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये बच्चे सारे सिटी को आ रहे हैं, तो सिटीज़ एक्सपैंड हो रहे हैं, क्या एक्सप्लोड हो रहे हैं एक मानो में, आप इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा नॉर्थ एरिया, ये शमशाबाद तिम्मापुर तक और यहाँ से जो है मुड़ी मियाल तक, पूरा ये एरिया चवेल्ले तक, ये एरिया पूरा अनडेवलप्ड रह गया था। और इसमें क्या हो रहा था कि इलीगल स्ट्रक्चर्स आ जा रहे थे। गवर्नमेंट जो है आपको रेगुलराइज नहीं मतलब एक रेगुलेट नहीं कर सक रही थी। अब जब कोई बंदा इलीगल बनाता है तो कुछ भी बना लेगा वो। अगर आपको लीगल परमिशन रहेगा तो वो परमिशन के हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं उसको, जी और उसको कर सकते हैं कि भाई आप इतना एक ग्राउंड एरिया छोड़िए ताकि पानी उसमें जमा हो, आप इतना ये करिए। ये तमाम जो है एक रेगुलेशन के हिसाब से डेवलपमेंट आ सकता है। तो ये जो है एक हैफाजार्ड इलीगल तरीके से डेवलपमेंट आ जा रहा था। तो ये चीज़ में बेनिफिट हो रहा है। अलबत्ता ये हो जाएगा कि आपके 2 लेक्स हैं वो ख़राब होगा, पानी कितना भी करिए आप उसमें पानी ख़राब हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने इसका भी अंदाज़ा लगा लिया है और इसके प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? जी हाँ, ये कमिटी बनाए हैं लोग कि ये प्रिकॉशन लेंगे, ये पानी ख़राब ना हो और उसके पीछे कोई फैक्ट्री ना आए, कोई ग्रीनरी पूरी मेंटेन कर ली जाए। और उसके जो आगे आप देखिए 10 किलोमीटर तो जियो में लिखा हुआ है, मगर 12-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी चले गए तो वो नो कंस्ट्रक्शन जोन ही चलते जा रहा था। तो उसकी वजह जी से क्या होता है, सिटी का डेवलपमेंट रुक गया था। और वैसे ही तेलंगाना बहुत छोटा है, अगर आप उसको 1 लाख एकड़ उसमें से निकाल देंगे तो डेवलपमेंट आएगा कहाँ पे। जी और स्पेशली ये सॉफ्टवेयर जोन का एरिया था, तो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट लाना बहुत ज़रूरी था। तो जी आपको आपके स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा ये जी ये आने से।
सो बहुत बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट ये हमारे जनता के हित में ही कर रही जी है। हाँ, जनता के बहुत हित जी में कर रही है। आपको अफोर्डेबल हाउसिंग आ सकती है, इतनी कम रेट में ज़मीन मिल रही है। आपको गरीब आदमी को घर मिल सकता है, गरीब आदमी को फ्लैट मिल सकता है वहाँ पे, क्योंकि आपको 5-10 हज़ार में आपको पर स्क्वायर यार्ड कहीं पे सिटी में नहीं मिलेगा। सिटी में 1 लाख से कम में कहीं कोई ज़मीन मिल नहीं रही है। तो जी आपको यहाँ पे कम रेट में ज़मीन मिल जाएगी, आप घर बना के रह सकते हैं आराम से। अगर आपको यहाँ पे एक फ्लैट बेच के वहाँ पे आप एक बड़ा घर खरीद सकते हैं, बड़ी लॉन स्विमिंग पूल के साथ घर रख सकते हैं। जी तो वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहेगी इवन जनरल पब्लिक के लिए, जो जल्दी एक्ट करेंगे, जल्दी फास्ट एक्शन लेंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो जनरल पब्लिक को आपके हिसाब से उन्हें वेट करना चाहिए ये पूरे प्रोसीजर के लिए, या फिर अभी एक्शन लेना चाहिए? देखिए, इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, जी 1-2 दिन में ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, जैसा तेज़ी बढ़ते जाएगी वैसा जो है आपको लोग रेट बढ़ा देंगे। जी जब फिर आपके अफोर्ड में नहीं आएगा, अब आप 500 गज खरीद सकते हैं, तो आप 1-2 महीने के बाद आप सिर्फ 200 गज खरीद सकेंगे। ओके और 1 साल भर 2 साल आप सोचेंगे तो आपको 50 गज भी नहीं मिलेगा 500 गज के पैसों में। तो जी उस तरीके से रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि जी आप वो एरिया काफ़ी क्लोज है, काफ़ी करीब है। आप टाइम डिस्टेंस वाइज देखेंगे जी तो आप यहाँ से, आप समझिए बशीर बाग से आप बंजारा हिल्स जाने में जितना टाइम लग रहा है, आपको अजीज़ नगर से आप मैं टोली चौकी पहुँच जा सकते हैं उतनी देर में। जी तो ये टाइम डिस्टेंस जो रहता है ये भी बहुत मायने रखता है। आपकी जब रोड चौड़ी होने का पूरा प्रोविज़न हो गया ऑलरेडी, एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, 200 फीट की चौड़ी रोड हो जा रही है, तो ये तरफ से कई लेन रहेंगे, वापस आने के कई लेन रहेंगे, तो आपके कहीं स्टॉपेज नहीं रहेगा, कहीं सिग्नल नहीं रहेगा, आपको फास्ट गाड़ी जाएगी और वापस आ जा सकेगी। जी तो इसमें आपको बहुत इजीली अच्छी हवा में अच्छी जगह आपको एक घर मिल सकता है। जी तो आपने ये भी कहा था कि अगर हमारा पैसा फंस भी सकता है अगर हमने जी हाँ, जल्दी एक्ट किया तो। डेफिनेटली जी आपका पैसा फंस भी सकता है जल्दी ऐड किए तो। मगर देखिए, जियो 111 जब था, जी समझिए रेट जब 10,000 रुपये था, जी अब 12,000 हुआ, जी तो जब जियो 111 नहीं हटा भी तो आपका रेट 10,000 रहेगा ना। जी तो सिर्फ आपका रिस्क 2,000 का हुआ। जी अगर आप सोचते रह जाएंगे तो ये 10,000 का 25,000 हो जाएगा, जी जब आपका रिस्क 15,000 का हो जाएगा। जी तो आप जल्दी एक्ट करेंगे तो आपका रिस्क कम रहेगा। जी इवन अगर जियो 111 नहीं भी हटता है तो आपका रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आप पुराने रेट से ही ले रहे हैं। जी अगर आप रेट फुल बढ़ गए बाद में लेंगे, आप जाके 1 लाख रुपए गज में लेंगे, तो जब आपको बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था हमारे व्यूअर्स के लिए जियो 111। जी तो ये था हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन तारिक इमाम जी के साथ, जिन्होंने हमें सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है जियो 111 के बारे में और विड्रॉल जियो 69 के बारे में। तो आप ये अब डिसाइड कीजिए कि आप उसमें लैंड खरीदना चाहते हैं या अभी रुक कर वेट करना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक हमारे न्यू डिस्कशन न्यू हॉट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए ये मेरा प्रोग्राम कारोबार मुंसिफ टीवी पर।